नमस्कार, मैं विशु भारती रवि और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट संजय खोब्रागड़े हमारे साथ हाजिर हैं। और सर, जो कि सामाजिक क्षेत्र में इनका काफी कामकाज रहा और भीम रत्न और संविधान रत्न से सम्मानित भी हैं सर। और बालाघाट बोधगया संघ के बालाघाट बौद्ध संघ के अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष हैं सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नवोदय जय भीम। जी सर, मेरा आपका सामाजिक जीवन में काफी अच्छा अनुभव रहा है। आप लंबे समय से काम भी कर रहे हैं सर। तो मैं बहुजन समाज के जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनकी जो पारिवारिक और सामाजिक अभी पृष्ठभूमि है, उनकी क्या दशा है, और जो बाबा साहब के खुद को अनुयायी कहते हैं, वो बाबा साहब की कल्पनाओं और जैसा भारत और समाज को वो देखना चाहते थे, वो कितना साबित हुआ है, कितना कारगर साबित हुआ है, और उस दिशा के वो कितने नजदीक है सर। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि बाबा साहब क्या चाहते थे वर्तमान में उनकी ये है। जी तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुजन जो समाज है और बहुजन समाज में जो एक वर्ग है शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट वर्ग कह लेना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब के लोग कह लेना चाहिए, ओबीसी वर्ग। तो एक ऐसी मनोवादी व्यवस्था के चुंगल में फंसा हुआ एक समाज था और जी 5000 सालों की जो दास्ता है, उस दास्ता को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की रचना कर उस दास्ता को खत्म करने का काम किया। क्योंकि यही नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजन समाज के लिए किया, लेकिन जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को सताया, उस वर्ग की महिलाओं को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा का अधिकार दिया और उनको प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार। क्योंकि मनुमस्ती के आधार पर तो कोई महिला पढ़ नहीं सकती थी और महिलाओं को तो किसी प्रकार से सीखने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा जो है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को इस भारतीय संविधान में इस बात को लिखा कि जो शिक्षा है वो सभी वर्गों को उपलब्ध कराई जाए। और जब हमारे बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो शिक्षा प्राप्त करने का जब अवसर प्राप्त हुआ, तो नियोजन में और नौकरियों में और में भी आरक्षण की व्यवस्था भी बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग के लिखा, 341, 342 एससी एसटी के लिए लिखा। और इस तरीके से जो नौकरी में जो हमारे ओबीसी वर्ग के लोग नजर आते हैं या ट्राइब के व्यक्ति नजर आते हैं या शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नजर आता है, वो किसी और के रहमो करम पे नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान के चलते उनको ये आरक्षण का लाभ मिला और नौकरी पेशे में। आज बहुजन समाज का व्यक्ति चाहे चपरासी से लेके कलेक्टर तक हो, तो वो सब बाबा साहब अम्बेडकर के रहमो करम से बना। अब जिन लोगों ने नौकरी पेशों में गए या जिन लोगों ने व्यापार के क्षेत्र में गए, कि व्यापार के जी क्षेत्र में बहुजन समाज बहुत ज्यादा उतने मजबूती के साथ उस दौर में नहीं था। अभी कुछ बेहतर रूप से है, लेकिन उतना भी बेहतर नहीं, दूसरों के बने तो उतना बेहतर नहीं है। लेकिन जब हमारे लोगों में नौकरी पेशे में आए, तो इनकी आर्थिक क्रांति हुई। तो आर्थिक क्रांति हुई तो इनकी सामाजिक क्रांति हुई, इनके परिवार का जो स्तर बढ़ा। पहले हमारे लोग कबीलों में रहते थे, हमारे लोग झोपड़ी में रहते थे, हमारे लोग के कच्चे मकान हुआ करते थे। लेकिन अब आजाद भारत के बाद देखेंगे आप, तो सबसे ज्यादा आमूलचूल जो परिवर्तन आया है वो बहुजन समाज में आया। क्योंकि जिन लोगों के कबीलों के मकान थे, स्लेब के मकान, जिनके पास गाड़ी घोड़ा चलते, जो पैदल चलते थे, फोर व्हीलर में चलते, जो कभी ट्रेन का सफर नहीं कर पाते थे, हवाई प्लेन से जा रहे हैं, जो लोग कभी विदेश की यात्रा नहीं कर पाते थे, आज शिक्षा की वजह से, आज अच्छी नौकरी, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की वजह से भारत के बहुत सारे जो लोग हैं विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। तो जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि बनी, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के जो रहमो करम के कारण आज बहुजन समाज की दशा और दिशा में सुधार आया। लेकिन जैसा कि जिस तरीके से सुधार आना था, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसा संविधान को लिखा है और जी जैसा लागू करना था आजाद भारत के बाद, संविधान लागू होने के बाद, लेकिन तत्कालीन सरकारों की मंशा नहीं रही। पिछड़ा वर्गों के लोगों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण नहीं मिल पाया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी उनकी आबादी के अनुसार पूर्ण रूप से आरक्षण नहीं मिल पाया। और इस वजह से जितना विकास करना था उतना तो नहीं विकास कर पाया। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने विकास किए वो तो ठीक है, लेकिन जब समाज में पैसा आया तो एक विसंगति आ गई। विसंगति कैसे? कि सरकार ने, बाबा साहब अम्बेडकर एक बात को कहते हैं कि सरकार को चेतावनी देते हैं कि शराब से कितनी भी आय
लेकिन ये शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए। अब क्या हुआ, लोगों ने पढ़े लिख लिए के नौकरी पेशे में संपन्न वर्ग हो गए, तो क्या हुआ, नशे के आदी हो गए। कुछ लोग नशे से विरत है और कुछ लोग नशे के आदी है। तो जो लोग नशे के आदी है, तो वो जी, नशा करने वाला व्यक्ति खुद तो मरता ही मरता है, लेकिन उसका परिवार भी मरता है। शराब के चलते अनेकों बीमारियां उत्पन्न होती है। शराब के चलते अपने बच्चों का अच्छा भरण पोषण नहीं कर पाते। अत्यधिक शराब होने से मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और शराब अत्यधिक पीने से परिवार का माहौल होता है, समाज में भी माहौल को खराब करने का काम करते हैं। तो एक तरह जहाँ विकास किया, वहीं आदमी पतन की ओर गया, क्योंकि पतन भी हो गुलाम रहा भारत में है। उतने शराबी नहीं थे, लेकिन आजाद भारत में ज्यादा शराबी थे। गुलाम भारत में उतने अंधविश्वासी नहीं थे, लेकिन आजाद भारत में ज्यादा अंधविश्वासी हो गए। जैसा कि उनको लगता है कि जैसा अभी प्रदीप मिश्रा शर्मा जो थे, प्रदीप शर्मा कहीं बोले वो बेलपत्ती को वहां पर लगा दो तो लड़का पास हो जाएगा, पता लगा उसका ही लड़का फेल हो गया। तो जो लोग सोचते हैं कि हम किसी टोना टोटका करके किसी पुजारी के पैर पड़ लेंगे, कोई महिला सोचती मैं उपवास कर लूंगी तो मेरे लड़के को नौकरी मिल जाएगी, या उनको ये लगता है कि हम बहुत ज्यादा मंदिरों में जाएंगे, किसी को लगता है कि 5 बार की नमाज अदा करेंगे तो हमारा कल हमारे लड़के को उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाएगी या नौकरी लगी है। नहीं, ये एक अपना एक श्रद्धा का जो भाव है उनका, लेकिन श्रद्धा का भाव अंधश्रद्धा के रूप में तब्दील होगा कि सोचेंगे हम ये करेंगे और यही होगा, ये संभव नहीं। तो जी, यहाँ पर व्यक्ति का पतन हुआ, जहाँ पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है जो है, जहाँ उत्थान हुआ वहां पतन हुआ। तो बहुत सारे जो लोग हैं, अब देखते हैं कि जहाँ कुछ लोग विकास करें, कुछ लोग का विकास नहीं हो पाया, तो उसके पीछे सरकार भी दोषी है। सरकार को गलत नीतियां जो उन्होंने बनाई है, उन नीतियों को उनको सुधारना चाहिए। शराब जैसी नीति को उनको सुधारेंगे तो समाज में जो विसंगतियां पैदा हो रही हो, और दूसरी बात ये कि जो चैनलों के माध्यम से अंधविश्वास फैलाने का जो कार्यक्रम चलाया जाता है, तो ऐसे चैनलों को भी प्रतिबंध करना चाहिए, ताकि अंधविश्वास समाज में जागृत न हो, उसमें जागृत भावना, उसमें सम्यक दृष्टि हो, उसको सोचने समझने की क्षमता हो कि नहीं, हम पढ़ेंगे तब। जैसा कि एक उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति को मंदिर में बैठा दिया जाए और एक व्यक्ति को शिक्षा स्कूल भेजा जाए। जो मंदिर में बैठा व्यक्ति है, वो व्यक्ति कोई पढ़ लिख नहीं पाए, वो व्यक्ति कोई कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ, जो स्कूल में जाएगा, जो विद्यालय में जाएगा, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, आईएएस के एग्जाम फाइट करेगा, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आईएएस बन पाएगा। तो ये है, ये अपनी जो सम्यक दृष्टि ये है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग अंधविश्वास की चाल में जकड़े हुए हैं। सर, आपने और शराब की बात करी है कि गवर्नमेंट शराब से ज़्यादा जीएसटी भी लगाता है और शराब ज़्यादा लोग लेना पसंद करते हैं, उससे अर्थव्यवस्था को मजबूती के तौर पे भी दिखाया जाता है। यहाँ तक कि अभी शराब को लेकर के महिलाओं के लिए अलग व्यवस्थाएं की जा रही है कि महिलाओं के लिए अलग ठेके, अलग शॉप भी खोले जा रहे हैं। और यहाँ तक कि बॉलीवुड जो फिल्में हैं, कुछ समय पहले काली फिल्म आई थी मूवी, जो कि महिलाओं को ये दिखाया जा रहा है कि लड़कियां फेमिनिस्ट शराब पीकर या सिगरेट पी करके या लड़कों की तरह लड़के जैसे जीवन जी रहे हैं, अपने आप को वैसा दिखा करके अपने आप को फेमिनिस्ट या अपने आप को स्वतंत्र या आजाद बताती हैं। जैसे बॉलीवुड भी इन चीजों को प्रमोट कर रहा है, गवर्नमेंट भी अलग से चीजें संचालित की रही। तो आप इसको खासकर बहुजन समाज के लिए क्या मैसेज है, जो बॉलीवुड की फिल्में दिखा रही है महिलाओं की स्वतंत्रता से, कैसे इसे देखा जाएगा? कैसे आप इसे बताना चाहेंगे नौजवानों को? बताएं आप सर, क्या है, सिंप्लीफाई करें। जैसे जो अभिनय करता है, उसको जो कलाकार होता है, उसको उस कला के प्रदर्शन करने के पैसे मिलते जी, हैं। अब बात ये है कि सेंसर बोर्ड को ये चाहिए, फिल्म सेंसर बोर्ड की चाहिए कि कौन सी पिक्चर दिखाने से समाज में जागृति आएगी, और कौन सी पिक्चर दिखा सेंसर बोर्ड पारित करे जिसमें समाज में अंधविश्वास जागेगा और समाज में गंदगी किया। लेकिन सेंसर बोर्ड में जो लोग बैठे हैं, वो इस बात में ख्याल नहीं रखते। दूसरी बात, अब जो फिल्म दुनिया में जो लोग गए हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं, वो उनको इससे बात से कोई लेना देना नहीं। उनकी तो अपनी आर्थिक स्थिति है, वो तो लूटने का धंधा है, वो तो लुटारू लूटने वाले लोग हैं कि जो हम पिक्चर कैसी जाए, मसालेदार पिक्चर बनाए, ये बहुजन समाज देखे, सामान्य वर्ग के लोग भी देखें, और उससे जो पैसा हमारा भला हो, उससे इस बात का कोई लेना देना नहीं। हम जो पिक्चर बना रहे हैं उससे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं। तो जब इसको इस बात से लेना है, सरकार को इस बात पे नजरिया रखना पड़ेगा कि कौन सी पिक्चर है जो समाज के बीच में जाना चाहिए और कौन सी पिक्चर समाज के बीच में नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग तो फिल्म देखकर हत्या कर रहे हैं, कुछ फिल्म के वजह दुष्प्रभाव क्या हो रहे हैं,
कि बहुत सारे जो कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ बच्चे नवयुवा लोग हैं, नवयुवतियाँ लोग हैं, वो देखते हैं कि यार वो तो सिगरेट का जो चस्का है, हमने देखे कि ये पिक्चरों की वजह से ज़्यादा है। फ़िल्म दुनिया में जो आए उसकी वजह से ज़्यादा है, फ़िल्में जो लोग देख-देख के ये बिल्कुल, सब इससे कुछ ज़्यादा यूथ ज़्यादा प्रभावित हो रहा है इन चीज़ों से। हाँ, यूथ तो पिक्चर भी सबसे ज़्यादा यूथ ही देखता है। प्रभावित होने का जी, मतलब ही उसको लगता है कि फ़िल्म देखने से हमारा जीवन में कुछ उतार हो जाए, लेकिन नहीं, जी, क्योंकि साहित्य जो है समाज का दर्पण है। तो जब तक साहित्य को पढ़ेगा, वो पढ़ेगा तब देखेगा कि ये पिक्चरें देखने से कोई आदमी अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखने से, धर्मेंद्र की पिक्चर देखने से या किसी और की कलाकार है कि शाहरुख खान, आमिर खान की पिक्चर देखने से नहीं। और मैंने ये पाया है, देखा है और सुना भी है कि फ़िल्म दुनिया के जितने 80% लोग शराबी, उसमें कुछ महिलाएँ भी हैं और कुछ पुरुष भी हैं। और दूसरी बात जितनी अश्लीलता फ़िल्मों के माध्यम से समाज में गई है, तो फ़िल्में जो है अश्लीलता पर परोसती है। जी, बिल्कुल। हाँ, ये जी, परोसने का काम करती है और फ़िल्में भी जो है, हमारे भारत के जो विकास है, जो समग्र विकास है, उसमें कहीं न कहीं बाधा है, ये हॉलीवुड और बॉलीवुड भी है। लेकिन इसमें अंकुश लगाने का काम सरकार है, जो सरकारें इनको खुली छूट दे रखी है, यदि ये सरकार चाहे तो उनपे अंकुश लगाए, तो शायद समाज में एक अच्छा परिवर्तन आएगा। लेकिन मुझे ऐसा नज़र नहीं आता क्योंकि सरकार को उससे पैसा मिलता है और वर्तमान में जितनी भी सरकार होती है, उसको इस बात का कहीं लेना-देना नहीं है। उनको तो इस बात का लेना-देना है कि किस तरह से हमको रुपया पैसा मिले। इस प्रकार से सर गवर्नमेंट और हाई प्रोफाइल सोसाइटी इस चीज़ को एडवांस दिखा करके कहते हैं सोसाइटी की कंज़र्वेटिव को खत्म करना चाहती है। मतलब एक एडवांस माहौल, हेल्दी माहौल साबित कर रही है, वो चाहे बॉलीवुड के थ्रू हो या फिर पश्चिमी सभ्यता को स्थापित करके। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? किस चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए नौजवानों को? किन चीज़ों को रॉन्ग या राइट की समझ होनी चाहिए उन्हें? देखो क्या है, जी, नौजवानों को तो फ़िल्म से कोई उससे लाभ तो उन्हें प्राप्त नहीं हो। जो पश्चिमी जी, सभ्यता है, तो पश्चिमी जी। सभ्यता का नज़ारा हम देखने को मिलते हैं कि जैसे गोवा में जाओ तो पश्चिमी सभ्यता तो वहाँ पर आपको भारत में है या भारत के लोग ऐसा नज़र नहीं आता, वहाँ तो पश्चिमी सभ्यता का ही। और जितने भी जो पर्यटन है, जहाँ पर इंग्लिश स्टेशन है, वहाँ भी कहीं न कहीं ये नज़र आने नज़र लगा है। तो अब ये तो जो है लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन इसमें माता-पिता का भी दोष है कि अपने बच्चों को कहाँ भेजें। माता-पिता का भी अपना दोष है। दूसरी बात उन युवाओं का दोष है, उनको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, उस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए। तो वो भी ये काम नहीं कर रहे। तो लोग परोस ज़रूर रहे हैं। फ़िल्मों में जो जा रही है, हमें देखना क्या है, नहीं देखना क्या है, ये भी तो सोचना चाहिए। लेकिन वो काम समाज के जो युवा लोग नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से समाज में जो बेरोज़गारी का जो आलम है, वो सोचते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि मेरे बच्चा पढ़ने जा रहा है, मेरा बच्चा बहुत ये करना लगा। क्या मालूम कि उनके बच्चे पढ़ाई के नाम से तो बढ़िया-बढ़िया पिक्चरें देख रहे हैं और जो पिक्चरें देख रहे हैं तो उनके पिक्चरों जैसा दिखेगा, वैसा भाव उत्पन्न होंगे, वैसे फिर भाव उत्पन्न होगी तो वैसा कार्य करेगा, जब कार्य ऐसा करेगा तो उन ऐसे लोगों का पतन निश्चित है। हाँ, फ़िल्में ऐसी हो जो अ सामाजिक रूप से हो, जहाँ आदर्श स्थापित करने वाली फ़िल्म हो, वो तो देखना चाहिए। लेकिन अधिकांश आदर्श स्थापित करने वाली देशभक्ति से जुड़ी हुई, एक सामाजिक प्रेरित करती हुई पिक्चरें बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर को मालूम है कि पिक्चर हम बनाएँगे, लोग देख नहीं पाएँगे क्योंकि वर्तमान समय में तो लड़के को अश्लीलता चाहिए, लड़कियों को भी अश्लील पिक्चर ही देखने का ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है। तो ये जो समाज का जो एक जो गलत नज़रिया है युवाओं का, तो वो कहीं न कहीं घातक है। उसके लिए चाहे पश्चिम सभ्यता और हॉलीवुड और बॉलीवुड को भी अब जितने दोषी हैं, उतने दोषी खुद भी। सर अभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, अगर झंडा, भगवा और नारे की अगर बात करें, जो लगा रहे हैं वो ज़्यादा यूथ ही हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने और स्थापित करने के लिए जोर-शोर से चल रही है और जो बाबाओं के भी उसमें राय आते हैं कि अ, हम बड़े-बड़े बाबाओं की भी राय आते हैं कि नारा भी आया था कि जाति-पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई-भाई। तो सर ये महज़ जुमला मात्र है या फिर ज़मीनी स्तर में इसका कोई इम्प्लीमेंट भी है? या फिर वोट बैंक का एक साजिश है? क्या है इसका रीज़न क्या है सर इसका? देखो, आदिवासी जो समाज है, भारत का आदिवासी समाज, जो ट्राइबल है, जी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि ये हिंदू नहीं और न्यायालयीन प्रक्रिया में हिंदू विधि उनमें लागू नहीं होती, उनमें रूढ़ी होती है। तो ट्राइब तो हिंदू से निकल गया। दूसरी बात, शेड्यूल कास्ट का जो अधिकांश वर्ग है,
जिसने बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा ली, तो शेड्यूल कास्ट का जो अधिकांश वर्ग है बुद्धिस्ट हो गया। कुछ लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग आज भी उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जकड़े हुए हैं, लेकिन वहां पर वो लोग ट्राइब के बहुत सारे लोग ईसाई हो गए, ओबीसी का बहुत सारा जो वर्ग है जो मुसलमान हो गया। अब बचा कौन? तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं हो सकता। अब बचा कौन? जो कुछ ओबीसी वर्ग में जो लोग हैं, जो ऐसी अंधविश्वास की मानसिकता में लगे हुए हैं, जिनको भारतीय संविधान के बारे में उनको जानकारी नहीं है, उनको ये नहीं मालूम कि हम जो बहुत बोल रहे हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पढ़ने लिखने का अधिकार है, हम जो नौकरी पेशे में जा रहे हैं, ये किसकी बदौलत? जिस दिन उनको संविधान के संदर्भ में जानकारी हो जाएगी, तो ये ऐसी उलझ-जुलझ बातें करना बंद कर देंगे। बात रही बाबाओं का, तो बाबाओं का उनका बोलना है कि उनकी पेट भरने की जो व्यवस्था है, इस देश के अंदर में बाबाओं ने अपने पेट भरने की व्यवस्था को बना रखे हैं। और सर इनको क्योंकि समाज पोसने वाला जो ये बाबाओं को जो पोसने वाला समुदाय है, वो कहीं न कहीं बहुजन और हाशिए पर समाज है, वो उन्हीं को पोसता है, सबसे ज्यादा तो उन्हीं की भीड़ होती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे भी समाज के जो लोग जो अंधविश्वास में जकड़े हुए, उनको ये नहीं जी, मालूम कि बाबाओं की भक्ति से उसका कोई कल्याण होने वाला नहीं। ये वो भी जानते, जी, लेकिन उनमें मन में एक डर है। जब मन में कोई डर है, जैसा सीमेंट और कंक्रीट का मकान बनता है और पेशाब घर भी उसी से बनते हैं, शौचालय भी उसी से बनते हैं, लेकिन वही मिस्त्री किसी प्रकार का किसी आकृति को दे देगा और अंधविश्वास में लाल, पीला, नीला कुछ भी ये लगा देगा, लाल जैसा उसमें चादर ओढ़ दिया, लाल किसी प्रकार सिंदूर लगा दिया, तो लोगों को लगने लगा कि यार इसकी पूजा करना चाहिए। तो लोग अंधविश्वास में जकड़े रहते हैं। तो अंधविश्वास में जब जकड़े रहते हैं, तो एक तो जो अंधविश्वास में जकड़ा व्यक्ति हो ऐसे बाबाओं का स्वीकार करता है और ऐसे बाबा लोग जो है पब्लिक का जब समर्थन उनको मिलता है तो उनको लगता है हमारे पास बहुत सारा समुदाय हमारे साथ खड़ा हुआ है, इसलिए उलझ-जुलझ बातें करते हैं। उनको बाबाओं को ये नहीं मालूम कि हिंदू राष्ट्र यूँ ही नहीं बनता है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना, बात करना अलग बात है। ये भारत जो है अनेकों जातियों से बटा भारत है। तो आप जातियों को यदि खत्म करना चाहते तो अभियान चलाएं जाति को खत्म, किस जाति को खत्म करना चाहते हैं? शेड्यूल कास्ट की जी, किस जाति को ब्राह्मण समाज में शामिल करना चाहते हैं? आपका संबंध कैसा होगा? किसके साथ रोटी-बेटी का संबंध करना चाहोगे? ओबीसी का कौन-सा वर्ग है? कौन है? सामान्य वर्ग के लोग अपने ओबीसी के वर्ग के बेटे को अपनी बेटी देना चाहते हैं? या कौन-सा ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं? बता, वो शेड्यूल ट्राइब के किसी भंगी से के लड़के से अपनी बेटी का निकाह शादी कराना चाहते हैं? या किसी आदिवासी लड़के से शादी कराना कैसा हिंदू बना? कैसा हिंदू? आप कैसे जाति को तोड़ोगे? जाति को तो तभी तोड़ोगे ना जब आपके संबंध स्थापित हो। तो जो उच्च वर्णीय लोग हैं, वो लोग क्या अपनी बेटियों के, अपने लड़कों के क्या गरीब किसी ट्राइब के या शेड्यूल कास्ट की किसी लड़की से अपने बच्चों के संबंध स्थापित करना चाहते हैं? क्या उनके घर आना-जाना करना चाहते हैं? स्वीपर जाति के जो लोग हैं, खासकर भंगी समुदाय के जो लोग हैं, आप उनसे पूछो देश में किसी भी मंदिर का उसको पुजारी बनाया गया क्या? ट्राइब का कोई भी व्यक्ति किसी मंदिर का पुजारी उसको घोषित किया गया क्या? नहीं, ओबीसी के नहीं किसी बनाया। व्यक्ति को शंकराचार्य के बताया गया या बहुजन जी, समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई शंकराचार्य नहीं बनाया। यदि ये पाली में और संस्कृत में विद्वान भी हो जाए, तो इनसे कथा कराने के लिए कोई तैयार नहीं है कि विद्वान है करके। तो कैसा है हिंदू? ये सिर्फ बोलने का है, समाज में एक अशांति व्यक्त करने का है और जो लोग ऐसी बातें करते हैं, ये नक्सलवाद और आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। और इस जी, प्रकार की रहेगी तो यह निश्चित है कि आने वाले समय में जाति संघर्ष होगा, आने वाले समय में वर्ग संघर्ष होगा और जाति संघर्ष और वर्ग संघर्ष इस देश में होगा, तो ये देश जो है देश देश नहीं रहेगा। ये जैसे वर्ग संघर्ष में होगा तो आपस में लड़-लड़ के लोग मर जाएँगे और यहाँ पर एक खूनों की नदियाँ बहेगी जिस तरीके से कल्पना कर रहे हैं। और आपस में जी। जो भारत जो शांति व्यवस्था बनाए रखे कुछ हद तक, उस शांति व्यवस्था को भंग करने का ये दुस्साहस करने का काम कर रहे हैं और सरकार ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं लगा रही है, तो कहीं न कहीं सरकार भी इसके लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदार है, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की। जी। सर जैसे कि हाल ही में अभी दरभंगा जिला दरभंगा बिहार में अंतरजातीय विवाह का मामला सामने आया था जिसमें कि लड़की जो है उच्च वर्णीय उच्च वर्णीय लड़की और कथित जो लड़का है उसकी हत्या कर दी जाती है।
उससे पहले का मामला है, हैदराबाद में भी मामला आया था कि निम्न जाति का जो लड़का था उसकी भी हत्या कर दी गई। लगभग इस मंथ में 3 कह सकते हैं ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, अंतरजातीय मामला जिसमें शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे थे उनकी हत्या की गई है, निर्मम हत्या कर दी गई। और आप देखेंगे कि जब कथित तौर से जब हमारी लड़कियां जब उच्च जाति के लड़कों से विवाह शादी जैसे संबंध रखती हैं, तो वहां ऐसे मामले सामने नहीं आते हैं। लेकिन अगर निम्न जाति वर्ग या वर्ण के जो लड़के होते हैं जब वो शादी ब्याह या संबंध स्थापित करते हैं तो ये मामला तय होता है। इनमें सब में एक जैसी समानता पाई गई है। तो ये क्या ऑनर किलिंग का मामला है सर? इसे कैसे देखेंगे? देखिए क्या है कि जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना क्या चाहते, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो जी ऐसी बात करने वाले समाज के जो बेईमान है, तो देश के जो गद्दार है, जी उनको इसमें लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, वहां जाना चाहिए कि आपने गलत काम किया। यदि स्वर्ण परिवार की या सामान्य वर्ग की कोई भी बच्ची यदि किसी पिछड़ा वर्ग या ट्राइब के किसी निम्न वर्ग व्यक्ति से शादी करती, तो आपको तो उसको, आप यदि जाति व्यवस्था खत्म करना चाहते तो उसका तो हर्षोल्लास के साथ विवाह करना चाहिए। कितने लोग हैं जी जो जाति तोड़ने के लिए आगे, जो जाति तोड़ने के लिए आ रहे हैं, तो जाति बंधन को खत्म करना पड़ेगा। कितने लोग हैं अपनी जी बंगी समाज की अपनी बेटियों से शादी कराना चाहते हैं, पता है? शेड्यूल कास्ट से कितने लोग हैं जो शादी करना चाहिए, हमारी जाति के कितने लोगों से अपनी शादियां कराना चाहते हैं, ट्राइब के कितने लोगों से अपनी शादियां कराना चाहते हैं। और यही नहीं कि सिर्फ लड़की उस संपन्न वर्ग की लड़की उसके घर जाएगी तो होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं। यदि हमारे समाज के जो लोग पढ़े लिखे, अब हमारे समाज में क्या होता है, बहुजन समाज में जो संपन्न, जो लोग अच्छे पदों में आ गए, वो जो अच्छे पदों में आ गई, वो लड़कियां जब उच्च वर्णीय किसी बेरोजगार से शादियां करती है, तब जाके वो सुखी है, तब जाके सुखी है। लेकिन यदि कोई आईएएस लेवल का व्यक्ति किसी गरीब लड़की से या निम्न वर्गीय से कभी शादी नहीं करता, वो तो देखते हैं कि बहुजन समाज में कौन बड़े उच्च कोटि में कौन धनवान व्यक्ति है, उनकी बेटियों से वो निम्न वर्ग के लोग, ये लोग शादियां करते, तब वो बेटी चल पाती। उनके सास ससुर को लगता है कि नहीं, लड़की है, पैसे वालों की है, ये लड़की है नौकरी वाली, तब चल पाता है। सिर्फ बेरोजगार लड़की के साथ सामान्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति गरीब लड़की को अपनी बहू बनाने को तैयार ही नहीं, और रहे भी तो उसके बाद कुछ दिनों तक रहेगा, उसके बाद उसके साथ प्रताड़ना की जाती है, मारपीट की जाती है। तो ये सब सारी चीजें, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की हमारे लोगों में आ रही है, हमारे यहाँ लड़के भी यदि ला रहे हैं, हमारे लड़के आ रहे हैं, हम यहाँ हमारे समाज के बच्चे भी जा रहे हैं, तो बहुत सुखी नहीं। ये अपवाद के रूप में 2-4% हो सकता है, लेकिन मैं जानता 95% जो है हमारे लोग सुखी नहीं। तो इसलिए जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए सिर्फ यही नहीं है। हमारे जितने भी शेड्यूल कास्ट के आईएएस अफसर रहे, उन लोगों ने शेड्यूल कास्ट की लड़कियों से शादी नहीं करी। अधिकांश आईएएस उन्होंने सामान्य वर्ग की लड़कियों से शादी। आपको बता देना चाहता हूं, हमारे शेड्यूल कास्ट के अधिकांश जो आईएएस और बड़ी लाभी के जो लोग हैं, उन्हें सामान्य वर्ग से, और यही नहीं, जी शेड्यूल ट्राइब के शेड्यूल कास्ट के अधिकांश जो लड़के आईएएस लेवल में गई है, उसने भी अपने समाज के बेरोजगार लड़के से शादी नहीं की। उसको बेरोजगार लड़का कहाँ नजर आता है? सामान्य वर्ग के किसी बेरोजगार लड़के को अपनी शादी करते हैं। तो ये ऐसे लोग भी हमारे समाज में। अरे यदि तुम्हें वास्तव में आपको आर्थिक मुक्ति चाहिए, तो हमारे समाज की जो पढ़े लिखे अच्छे पदों में गई है बच्चियां, अरे किसी बेरोजगार से शादी करके उदाहरण पेश करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। हमारे समाज का आईएएस किसी अपनी समाज की किसी गरीब लड़की से शादी करके उदाहरण पेश नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर सिर्फ उनको दोष नहीं देना चाहिए, हमारे भी लोग इसमें कहीं ना कहीं दोष। आप देखेंगे कि हमारे लोग जब नौकरी में आते हैं, तो अपने वर्ग के लोग इसलिए उसको देखते हैं कि अपने समाज में किसी गरीब व्यक्ति से शादी करना नहीं चाहते। बिरले कभी पहले हो जाया करते, अब नहीं हो। उनको ये देखना पड़ता है कि हम नौकरी में है तो किसी संपन्न वर्ग, अपने समाज में संपन्न वर्ग, और उससे नहीं जम पाए तो किसी दूसरे सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्ति से शादी कर लेंगे, लेकिन समाज के किसी गरीब व्यक्ति से शादी नहीं करते। तो ये जो चल रहा है, मॉम लिंचिंग का मामला जो चल रहा है, वो एक जातिवादी मानसिकता का परिचायक है, और इसको तोड़ने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने सविता अम्बेडकर से शादी करी थी, और सविता अम्बेडकर से शादी करके इस देश के अंदर में एक उदाहरण पेश किया था अंतरजातीय विवाह का। और 89 में सरकार आई, उसके बाद में अंतरजातीय विवाह का सरकार ने ये किया, अंतरजातीय विवाह करने का एक प्रावधान आया। तो अंतरजातीय विवाह करने का कलेक्टर के अंदर में आवेदन लगा कि अंतरजातीय विवाह कर सकते, लेकिन विवाह तो करने का ही है, लेकिन सरकार इसको जहाँ ये तो कर दी, लेकिन संरक्षण देने का काम नहीं, यह है गलती। जबकि इन लोगों को संरक्षण देने का भी काम करना चाहिए कि अंतरजातीय, ये जातिवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह होते हैं, तो प्रशासन इनका कहीं ना कहीं पक्ष लेना चाहिए कि यदि
यदि कोई सामान्य वर्ग का लड़की है और ट्राइब या शेड्यूल ट्राइब के ओबीसी के यहाँ शादी करती तो संरक्षण उस परिवार को देना चाहिए जो तो वो बहुजन समाज का व्यक्ति, उनको देना चाहिए कि आप किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं करोगे और करोगे तो आपके विरुद्ध में आपराधिक मामला पंजीबद्ध किया जाएगा। यदि सरकार इस प्रकार से कदम उठाएगी तो ये जो हत्या करने का जो मामला है वो खत्म हो जाएगा और इस प्रकार की जो जघन्य हत्याएं हो रही है ये सब इसमें अंकुश लगे। सर, अगर दलितों की बात करें, दलितों और गैर दलितों की बात करें तो आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन ये जहर पल ही रहा है सर। और जैसे तमिलनाडु जैसे जगह पर जहाँ क्रांतिकारी पेरियार साहब की बात करें, अन्नादुरई या करुणानिधि इनकी जन्मभूमि रही है। बिहार दरभंगा की बात करें अगर सर तो पिछड़ा वर्ग की लंबे समय तक सरकार रही है वहां, तो क्या कह सकते हैं कि और ऐसे जगहों में ब्राह्मणवाद के खिलाफ तीखा आंदोलन रहा है लंबे समय तक। अगर तमिलनाडु की बात करें तो ऐसे जगह में ये अपराध और ऐसी मानसिकता अगर पनप रही है तो हम क्या समझे इसको कि क्या चीजें क्या बदलाव हो रही है। देखिए क्या है, जैसा कि वर्तमान समय में तो ये सब चीजें हर घटनाएं नहीं होना थी। आजादी के पहले हो गया तो चलेगा, आजादी के कुछ दिनों बाद हो गया तो भी चलेगा। लेकिन जिन लोगों को भारत की एकता अखंडता पर जिसको विश्वास नहीं, जो भारत अखंडता को खत्म करना चाहते हैं, वो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। सर की आवाज नहीं आ तो महापुरुष जब हमारे बीच में नहीं रहते उनकी विचार, हाँ, उनकी विचारधारा रहती है। तो विचारधारा में जो चलने वाले लोग हैं, यदि वास्तव में जैसे दलित समुदाय के साथ जो हो रहा है, तो दलित समुदाय के साथ जो हो रहा है उसके पीछे प्रताड़ित करने का जो काम कर रहे हैं वो यदि सरकार उनको संरक्षण न दे तो वो कदम न उठा पाए। जैसे बहन मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में रही, और जब बहन मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में रही तो आप देखेंगे कभी दंगे फसाद होने का कभी कल्पना किसी ने नहीं। जी बिल्कुल। तो सरकार वैसी होगी तब तो ना। आपके सामने उदाहरण है कि बहन मायावती की सरकार के रहते में कभी भी उत्तर जैसे बड़े राज्य में कभी जाति किसी प्रकार से जघन्य अपराध नहीं। तो सरकारें भी इसकी दोषी है। लोग तो है इस देश के अंदर में मनुस्मृति को जब तक पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जाता और भारतीय संविधान को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा नहीं जाता, पाठ्यक्रम में शामिल करके उसको कक्षा 6वीं से उसको शुरुआत कर दिया जाए कि भारतीय संविधान की वजह से हम ये देश एकता और अखंडता में बंधा हुआ है। विभिन्न जातियों, विभिन्न वर्ग, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न पंथों में ये बटा हुआ समाज यदि एकजुट है तो संविधान की वजह से है। यदि संविधान तहस नहस हो जाएगा, संविधान यदि हमारे बीच से संविधान की वजह से यदि तो संविधान का पालन कैसे करें, यदि उसको ये समझ में आ जाएगा तो वो स्वाभाविक सी बात है, समता स्वतंत्र बंधुत्व और भाईचारा आपस में स्थापित होगा। और जिस दिन समता स्वतंत्र बंधुत्व और भाईचारा जो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना है उसके बाद वो अंगीकार करेगा तो लोगों के प्रति देश मानसिकता उसके बीच में नहीं होगी। क्योंकि तथागत बुद्ध के समय में भी बहुत सारे जो क्षत्रिय लोग रहे हैं, ब्राह्मण लोग रहे हैं, वो बुद्ध में प्रवेश किए, और जब उनके बुद्ध में प्रवेश की तो जो जितने उनके में कल्याण मित्र की भावना है, उन्होंने दूसरे के प्रति कल्याण की भावना सोचा। तो ये सब सारी चीजें जो ग्रंथों में है, जो व्यवस्था में है, जो सरकार का संरक्षण है, उसकी वजह से ऐसे सब कार्य हो रहे हैं। चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे नागपुर जैसी हो, चाहे जबलपुर में या बिहार में हो या दिल्ली में। तो ये अकेला तमिलनाडु नहीं है, संपूर्ण भारत इस धन से गुजर रहा है। और वर्तमान की भी जो सरकार है ऐसे लोगों को सही देने का भी काम कर रही है, और यदि सही देने का काम न करे तो ये अराजकता और जो समाज के बीच में जो दंगे फसाद हो रहे हैं वो होना बंद हो। सर आप बालाघाट से हैं और आप वहाँ के बौद्ध संघ सभा के आप अध्यक्ष भी हैं, और एक लंबे समय से पीटीएमसी एक्ट को लेकर के आंदोलन भी चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट से 2 बार चीजें पोस्टपोन हुई, डेट पोस्टपोन हुई, लिस्टेड नहीं हो पाई। और जबकि सबको पता है कि कोई दांव पेच नहीं है और जो बुद्धिस्ट लोगों की जो लड़ाई है वो बिल्कुल जायज है और एक लंबे समय की लड़ाई है। तो अभी लोगों ने एक बहुत बड़ा जन आंदोलन भी रखा था और अभी हाल ही में कुछ लोगों के नेतृत्व में मशाल आंदोलन वगैरह कर रहे हैं। तो क्या ये
कारगर साबित होगा और क्यों करने की ज़रूरत पड़ी? न्यायपालिका व्यवस्था पर क्या भरोसा नहीं रहा बुद्धिस्टों को या फिर क्या है ये मामला पूरा? नहीं, भारत की न्यायपालिका की व्यवस्था पर यदि सबसे ज़्यादा किसी को भरोसा है, तो बुद्ध जी, अम्बेडकरवादी न्यायपालिका व्यवस्था पर बड़ा भरोसा है। यह अलग बात है कि बुद्ध अम्बेडकरवादियों की पक्ष में सरकार भी निर्णय नहीं लेती, न्यायपालिका भी नहीं लेती, लेकिन न्यायालयिक जो व्यवस्था है भारतीय संविधान को वास्तव में यदि किसी कोई लोग इस देश में रहने वाले लोगों में से कोई व्यक्ति संविधान पे और न्यायपालिका की व्यवस्था पर भरोसा करता है तो बुद्ध अम्बेडकरवादी, इसमें कोई दो राय नहीं। बात रही कि बीटीएम एक्ट की, तो बीटी एक्ट 1949 जो है, देखिए क्या है, एक षड्यंत्र मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और भारतीय संविधान के जो शिल्पकार रहे वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जी, अब जब ये आंदोलन अनागरिक जो धम्मपाल जी थे, ये तो जो बोध गया जो है वो सम्राट अशोक के काल में बनाया गया, सम्राट अशोक ने अपने काल में बनाया है ये। और ये बुद्धिस्ट तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति थी, ये सर्वमान्य सत्य है, दुनिया ने इसको स्वीकार किया है। सरकार भी, यूनेस्को ने इसको भी अपने ऐतिहासिक धरोहर में शामिल किया कि ये तथागत बुद्ध की ज्ञान इसके लिए, ये यूनेस्को ने भी इसने किया। अब ये ऐतिहासिक धरोहर है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब इस देश के अंदर में बुद्धिज्म का जो पतन हुआ, एक समय आया कि बुद्धिज्म का पतन हुआ, बुद्धिस्टों की संख्या कम हुई। ऐसी स्थिति में वहां पर कुछ लोगों ने तथागत बुद्ध की मूर्ति के जगह और भी मूर्ति रखने का काम किए, और जब रखने का काम किए तो अनागरिक जो धम्मपाल थे श्रीलंका से आए और उन्होंने यहाँ आके देखा और उसके बाद इस आंदोलन में किए। उस वक्त में आजादी का आंदोलन चल रहा था। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था उस वक्त में उन्होंने महाबोधि महाविहार को लेकर कलकत्ता के अंदर, उस वक्त में क्या है, कलकत्ता के अंदर न्यायालय, तो वहां पर याचिका भी पेश की। याचिका पेश करने के दौरान आजादी के आंदोलन में शामिल थे, तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने उन्हें ये आश्वस्त किया कि आजाद भारत है, जिस दिन हम आजाद भारत हो जाएगा तो ये बुद्धिस्टों को जो है बोध गया उनको सौंप देंगे। तो अनागरी धम्मपाल उनकी बातों को स्वीकार करते रहे और अंत में क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक समिति बनाई और उस समिति में ये हुआ कि 4 बुद्धिस्ट, 4 नॉन बुद्धिस्ट और एक कलेक्टर, और ऐसा करके एक समिति जाके बाद में जब बिहार राज्य बना तो उसका नाम दिया गया, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से थे, तो उसका नाम दिया गया बीटीएन एक्ट, बीटी एक्ट 1949 एक नाम दिया। अब जबकि राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा में थे और संविधान सभा में थे तो संविधान सभा में प्रारूप, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको मालूम है कि भारतीय संविधान लिखा जा रहा है और संविधान के अनुच्छेद 13 में इस बात का उल्लंघन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख दिया कि भारत के संविधान लागू होने के पूर्व के जितने भी नियम वो सारे निश्चित किए जाएंगे। तो क्या हुआ, जब संविधान लागू हुआ तो तत्कालीन जो सरकार थी, पहले राष्ट्रपति कौन बने, राजेंद्र प्रसाद जी बने। पहले प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। तो इनको इस काम को पहले करना था कि जो बीटी में जो ला है उसको खत्म करने का काम इस सरकार को करना था। लेकिन क्या हुआ, इन लोगों ने ये काम किए नहीं, और ये काम नहीं किए, और इसकी वजह से आज समाज में एक इनके पीछे रूस तो व्याप्त है, लेकिन इनके प्रति जो समाज में एक द्वंद्व पैदा हो गया है वो ये अलग बात है कि कोई हिंदुत्व व्यक्ति हमारे पास हमसे लड़ नहीं रहा, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि महाबोधि महाविहार में विदेश के जो लोग आते हैं, जो श्रद्धावान लोग आते हैं, वहां पर अधिकांश बुद्धिस्ट लोग आते हैं, तो बुद्धिस्ट लोग आते हैं तो दान देते हैं, क्योंकि बुद्ध में दान पारिमिता का पालन है। तो पारिमिता का पालन करते विदेशी मुद्रा आती है, उसको विदेशी मुद्रा को उसका ये करते हैं, विनियोग करते हैं। उसके बाद में जो मुद्राएं होती है उसका जो पैसा विदेश की मुद्रा का रहता है, उसको बनाने के बाद जो पैसा है वो किसके विरुद्ध में करते हैं, वो बुद्धिस्टों के विकास के लिए नहीं करते, महाबोधि महाविहार के विकास के लिए नहीं करते, वो इस देश में जो बहुजन समाज है उसके विरुद्ध में काम। और यही नहीं, और हमारा जो पैसा है, जिस पैसे दान का जो पैसा, उससे महाबोधि महाविहार प्रबंधन कमेटी के द्वारा कोई विकास नहीं किया गया, किसी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में भंते सुरेश देसाई ने बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म महू में हुआ 1891 में, और महाबोधि महाविहार की लड़ाई भी 1891 में शुरू हुई। एक बड़ा संयोग है ये, सहयोग जो से। लड़ाई हुई जी, 1891 में
महाबोधि महाविहार की लड़ाई में बाबा साहब अम्बेडकर का भी जन्म 1891 शताब्दी वर्ष मनाया गया 1991 को। जनता दल की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी उस वक्त में। और जब शताब्दी वर्ष मनाया गया तो देश के अंदर में अम्बेडकरवादी पूरे देश भर में मशाल यात्रा निकली। बाबा साहब अम्बेडकर की जो जन्म स्थली वहां से मशाल यात्रा निकली और मशाल यात्रा निकलने के बाद देश भर में जन जागरण हुआ, अम्बेडकरवादी जागे। 89, 90, 91 का जो दौर था वो अम्बेडकरवादियों को का एक उत्साहवर्धक दौर था। और इस चलते भी क्योंकि उस वक्त मान्यवर कांसीराम साहब के पार्टी बनाई गई थी 84 में, तो बहुजन समाज पार्टी के सांसद भी जीत के गए थे। नीले झंडे की बड़ा नीले झंडा देश भर में चल रहा था। तो इस प्रकार से ये रहा। 92 के अंदर में भंते सुरेश देसाई ने आंदोलन को किया। तो जब 92 में सुरेश देसाई जी ने आंदोलन किया और 92 में भी भंते सुरेश देसाई ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की। और बाद में जब 89 के बाद 92 में जब ये रहा तो उसके बाद में क्या हुआ, बिहार में जनता दल की सरकार थी। बिहार में 92 में एक और काम का एक आयोग बना, उसका नाम दिया अल्पसंख्यक आयोग। और ये बीपीसी की सरकार में हुआ। तो उसका नाम क्या हुआ, अल्पसंख्यक आयोग, मतलब जो अल्पसंख्यक है। किसको माना, जैन को माना, बुद्धिस्टों को माना, पारसियों को माना, सिखों को माना और मुसलमानों को माना और बुद्धिस्टों को माना। तो अल्पसंख्यक वर्ग को इनको शामिल किया गया। अब अल्पसंख्यक वर्ग को जब इनको शामिल किया गया तो उसके साथ में ये कहा कि अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण करने का काम है। लेकिन जनता दल की सरकार वहां थी और जनता दल की सरकार भी यहाँ। तो लालू प्रसाद यादव को भी चाह उस वक्त में ये बीटीएम एक्ट को हटाकर जो बुद्धिस्टों को पूरा का पूरा कब्जा दे देना था, लेकिन उसने एक काम नहीं किया। और अंततः बंदे सुरेश ने याचिका पेश की और याचिका पेश करने के दौरान बाद हमारे बालाघाट जिले से पूज्य भदंत धम्मसिकर जी ने इंटरवेंशन याचिका पेश की, क्योंकि बंदे सुरेश जी फिर केंद्र में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो बना था उसके वो मेंबर बने, उनको मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो वो सरकार से लिप्त हो गए, आंदोलन थोड़ा सा कम होने लगा। लेकिन 2018 में हमारे जिले के जो पूज्य भदंत धम्मसिकर जी, उन्होंने इंटरवेंशन याचिका पेश की और पेश करने के बाद अभी जो है जो लावा जी है उनके द्वारा एक आंदोलन किया। बीनाचार बंते जी, डॉक्टर करुणाचल राव, धम्मसिकर जी, डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, ऐसे बहुसंख्यक सुमित रतन जी, ऐसे बहुत सारे भिक्षुओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। और भाग लेने के दौरान जो 12 मई को 12 लाख लोग आमंत्रित करने का जो आह्वान किया गया था वो बहुत अच्छा आह्वान था। मैं उनकी प्रशंसा करता चाहता हूँ बीनाचार्य जी की, उन्होंने बहुत अच्छा आह्वान किए थे और देश भर में एक उत्साह भी जागा। लेकिन क्या परिस्थितियां वहां निर्मित हुई, तो उस जो आह्वान था उसके बाद में वहां पर जो लोग थे, जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने क्यों आंदोलन स्थगित किया, वो धरना क्यों स्थगित किया, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी धरना स्थगित करना, मैं अपने नजरिए से कहता हूँ कि धरना स्थगित नहीं करना था। क्योंकि यदि यदि हम कितने ही हो, हमको कोई कितना ही उदाहरण दे, लेकिन हमको धरना स्थगित करना नहीं देना था। हमको 12 मई को बड़ा सम्मेलन कराने के लिए जो आह्वान किया गया था, उस आह्वान को बनाए रखने के लिए चलना था। अब क्या मजबूरियां थी उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन वीणाचार्य भंते जी पर आपराधिक मामला पंजीबद्ध हुआ, उसकी जानकारी है। वीणाचार्य भंते जी अपनी बात रखते हैं और आकाश लावा जी अपनी बात रखते हैं, अपनी अपनी बातें दोनों लगते हैं। लेकिन आपसी में जब तक दोनों की बातों को सुना नहीं जाएगा, सच और झूठ का उसका हम सच और झूठ कौन सही है कौन गलत है उसका हम आकलन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक कल उनने अपना आगाज किया है नागपुर से महाबोधि महाविहार को लेके एक आंदोलन, उन्हें यात्रा निकाली, पंचशील धम्म यात्रा। तो मसाल यात्रा की शुरुआत हो रही बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली से। परम पूज्य धम्मसिकर जी के नेतृत्व में एक मशाल यात्रा का वहाँ आयोजन किया गया। 20 अगस्त को यात्रा शुरू होगी और दीक्षा भूमि में उसका समापन होगा। चाहे मेरा तो ये है कि इस दौर में कम से कम जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखे दोनों लोग, जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको हमारे तरह जैसे समझाना नहीं है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो नाती है वो भीमराव अम्बेडकर जी, और भीमराव अम्बेडकर जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप मध्यस्थता कराने का काम करें। और यदि मध्यस्थता कराने का काम हो जाएंगे तो सामाजिक और धार्मिक क्रांति हमारी एक बैनर तले होगी, हमारा एक नेतृत्व करने वाला होगा। और निस्संदेह जब सामाजिक धार्मिक क्रांति हमारी सफल होगी तो राजनीतिक क्रांति भी सफल होने से कोई हमें रोक नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन बीटीएम एक्ट जो है वो रद्द होगा। हमारे जो लायर हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से पैरवी कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट, हाँ, मेरा उन आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से निवेदन है, जो इंटरवेंशन याचिका, पिटीशन याचिका जो लगा रहे हैं और अलग से याचिका पेश करने का जो काम कर रहे हैं, वो काम न करें, प्रसिद्धि पाने के लिए काम न करें। और कर भी रहे हैं, तो एक साथ एक बनते सुरेश साई जी की याचिका पर भाई शैलेश नौरे जी है जो है, और दिल्ली के जो हमारे वकील साहब है, उनके नेतृत्व में वकील उनके पीछे खड़े हो। हाँ, लेकिन जबरदस्ती जाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना, फोटो खिंचाना, जबरदस्ती यूट्यूब चैनल में भाषण देना, यूट्यूब चैनल में अपना व्यक्तित्व देना, ये ये उचित नहीं, मैं इसको उचित नहीं मानता। मेरा निवेदन है, जितने भी लोग हैं, मुख्य याचिकाकर्ता और सहयोगी याचिकाकर्ता जो लोग हैं, उनको एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर एक वकील को नियुक्त करके उनकी आर्गुमेंट में शामिल होना चाहिए, ताकि हमको न्याय प्राप्त हो। और नहीं हुआ, और ऐसा नहीं हुआ, तो फिर पुनः ये समाज आपको दोषी देगा। उसमें वकील भी जिम्मेदार रहेंगे, उसमें याचिकाकर्ता भी जिम्मेदार रहेंगे, और जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो भी उसके जिम्मेदार और जवाबदार रहेंगे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन है कि मैत्री भाव रखते हुए बहुत अच्छी बात कही सर हाँ, आपने कि बुद्धिस्ट लोग हैं और मतभेद चल जाता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी लड़ाई है, ऐतिहासिक लड़ाई है, बुद्धिस्टों के अधिकार की लड़ाई है। सबको एक मंच, एक बैनर के तले आना चाहिए। और सर आपने अपना टाइम दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत-बहुत साधुवाद।